1950 में सुभाष ने भारत छोड़कर विदेश यात्रा शुरू की। उनका पहला पड़ाव जर्मनी था। सुभाष उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन से बेहद निराश थे। उनके दिल में जल रही थी एक ही आग, भारत की आजादी की। वह समझ चुके थे कि केवल भाषणों और कांग्रेस की बैठकों से आजादी नहीं मिलने वाली। उन्हें लगा कि अगर सच में भारत को मुक्त कराना है तो बाहरी ताकतों की मदद लेनी होगी। जर्मनी में कदम रखते ही सुभाष चंद्र बोस का सामना एक बिल्कुल नए माहौल से हुआ। यूरोप उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। हर देश या तो जर्मनी के साथ था या उसके खिलाफ। हिटलर की ताकत चरम पर थी। सुभाष जानते थे कि अगर भारत की आजादी के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल सकता है तो वही जर्मनी से मिल सकता है। सुभाष ने जर्मनी में जाकर सबसे पहले भारतीय समुदाय से संपर्क किया। वहां पहले से कुछ भारतीय विद्यार्थी और प्रवासी रह रहे थे। उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर यानी आजाद हिंद केंद्र की स्थापना की। यही केंद्र बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यूरोप में आधार बना। जर्मनी में उन्होंने एडोल्फ हिटलर के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। सुभाष का मकसद था भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मनी से राजनीतिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना। शुरू में हिटलर के मंत्रियों ने उन्हें संदेह की नजर से देखा, लेकिन सुभाष की वाणी, तर्क और दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रभावित किया। जर्मनी में रहते हुए सुभाष ने फ्री इंडिया रेडियो नाम से एक रेडियो स्टेशन शुरू किया। यहाँ से वे हर रात भारत के लोगों को संबोधित करते थे। उनका उद्घोष दिल्ली चलो और जय हिंद पूरे यूरोप में गूंजने लगा। उनकी आवाज जर्मनी से भारत तक पहुंचती थी। करोड़ों भारतीयों में जोश भरने लगा। सुभाष ने यूरोप में बसे भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करना शुरू किया। इन युद्धबंदियों में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक भी थे, जिन्हें जर्मन सेना ने बंदी बनाया था। सुभाष ने उनसे कहा, तुम ब्रिटेन के लिए नहीं, अपने देश भारत के लिए लड़ो। इसी सोच से उन्होंने इंडियन लीजन यानी भारतीय सेना की नींव रखी, जो आगे चलकर आजाद हिंद फौज का यूरोपीय रूप बनी। सुभाष का जीवन जर्मनी में बेहद कठिन था। ठंडी बर्फीली रातें, सीमित साधन और हर पल निगरानी, लेकिन उनका विश्वास अटल रहा। वे कहा करते थे, मेरा जीवन भारत के लिए है, मौत भी भारत के लिए होगी। वे हर दिन योजनाएं बनाते, नक्शे खींचते और सोचते कि भारत की धरती पर कदम कब रखेंगे। जर्मनी में उन्होंने कई बार हिटलर से मिलने की कोशिश की। आखिरकार हिटलर ने उन्हें बुलाया। दोनों की ये मुलाकात ऐतिहासिक थी। सुभाष ने भारत की आजादी की योजना सामने रखी। हिटलर ने उनकी बहादुरी की सराहना की, पर उसने ये भी कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई अभी लंबी होगी। फिर भी सुभाष ने जर्मन सरकार से आर्थिक और तकनीकी सहायता ली। अब सुभाष की नजर जापान की ओर थी। उन्हें पता था कि एशिया में जापान ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ ताकतवर बन चुका है। अगर जापान साथ दे तो भारत में आजादी की चिंगारी भड़क सकती है। लेकिन सवाल था, जर्मनी से जापान कैसे पहुंचा जाए? उस समय पूरी दुनिया युद्ध में थी। समुद्र और हवाई मार्ग दुश्मनों के कब्जे में थे। इसी समय सुभाष ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने जर्मनी से जापान जाने के लिए पनडुब्बी का रास्ता चुना। एक भारतीय नेता दुश्मन देशों के बीच पनडुब्बी में सफर करने जा रहा था। 1943 में सुभाष ने जर्मनी की पनडुब्बी U-1 में सवार होकर अज्ञात समुद्रों की यात्रा शुरू की। ये यात्रा लगभग 3 महीने चली। अंधेरे समुद्र, दुश्मन के जहाजों का डर और लगातार तूफान, लेकिन सुभाष का इरादा अटूट था। वे कहते रहे, मुझे मौत से डर नहीं, पर भारत की गुलामी से घृणा है। जर्मन पनडुब्बी हिंद महासागर तक गई और वहां जापानी पनडुब्बी से मिली। बीच समुद्र में दोनों पनडुब्बियां आमने सामने आईं और सुभाष ने बीच समंदर में पनडुब्बी बदली। ये दृश्य इतिहास में अनोखा था। जापान पहुंचते ही सुभाष का स्वागत हुआ जैसे कोई योद्धा लौट आया हो। वहां उन्होंने जापान सरकार और सेना के नेताओं से मुलाकात की। सबने उन्हें सम्मान दिया। यहीं से आजाद हिंद फौज का नया अध्याय शुरू हुआ। वही सेना जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने वाली थी। जापान में रहते हुए सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री और सर्वोच्च सेनापति का पद संभाला। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सुनकर हजारों भारतीय जवान उनके साथ जुट गए। सुभाष ने सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में जाकर भारतीय प्रवासियों से समर्थन लिया। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, प्रशिक्षण दिया और युद्ध योजना बनाई। उनका सपना था भारत की धरती पर आजाद हिंद फौज का झंडा लहराना। 20वीं सदी का यह दौर इतिहास में सुनहरी लकीर बन गया। सुभाष चंद्र बोस अब केवल एक नेता नहीं रहे, वे स्वतंत्रता के प्रतीक बन चुके थे।
उनकी आवाज, उनका जोश, उनका आत्मविश्वास सब भारत के हर कोने में गूंज रहा था। जापान में रहते हुए सुभाष को कई कठिन फैसले लेने पड़े। जापानी सेना कभी कभी अपने हितों के लिए सुभाष पर दबाव डालती थी, लेकिन वे हमेशा कहते थे, मेरा उद्देश्य केवल भारत की स्वतंत्रता है, किसी साम्राज्य की मदद नहीं। इस बीच सुभाष की आजाद हिंद फौज ने असम और इम्फाल की दिशा में मार्च किया। ब्रिटिश सेना से सीधा टकराव हुआ। भले युद्ध में फौज को सफलता सीमित रही, लेकिन इस संघर्ष ने भारत की जनता का दिल जीत लिया। सुभाष अब विश्व की नजरों में थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें खतरनाक व्यक्ति मानती थी। जापान में उनके भाषण रिकॉर्ड किए जाते, रेडियो से प्रसारित होते। वे कहते थे, हमारी मंजिल दिल्ली है और उसे पाने तक रुकना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा, जापान और जर्मनी दोनों की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। सुभाष ने नई योजनाएं बनानी शुरू की। उन्हें लगा कि एशिया में वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी की कहानी अगले भाग में मिलेगी। अगर आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए। नई नई जानकारियां, वीडियो और कहानियां देखने और सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी हर राय हमारे लिए अनमोल है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए।